किसी रिश्ते में सबसे ज़्यादा थकाने वाली चीज़ क्या होती है? बार बार मनाना। जब आप बार बार समझाने लगते हो, बार बार मैसेज करते हो, बार बार ये कोशिश करते हो कि सामने वाला आपको समझे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलता। आप कोशिश करते रहते हो और सामने वाला धीरे धीरे आपको सीरियसली लेना बंद कर देता है। क्योंकि इंसान की साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। जिस इंसान को पता होता है कि आप उसे खोने से डरते हो, वो अक्सर आपको उतनी वैल्यू नहीं देता जितनी आप डिज़र्व करते हो। उसे लगता है कि चाहे वो कितना भी इग्नोर कर ले, आप फिर भी उसके पास रहोगे। इसीलिए वो चेंज करने की ज़रूरत महसूस ही नहीं करता। लेकिन जैसे ही एक दिन आप मनाना बंद कर देते हो, जैसे ही आप समझाना बंद कर देते हो, तभी से सिचुएशन बदलने लगती है। अब आप हर बात पर रिएक्ट नहीं करते। अब आप हर आर्ग्यूमेंट को फिक्स करने की कोशिश नहीं करते। अब आप अपनी एनर्जी बचाने लगते हो। और यहीं से सामने वाले के दिमाग में कन्फ्यूजन शुरू होता है। वो सोचने लगता है, ये अचानक इतना शांत क्यों हो गया? ये अब मुझे मनाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? क्या ये अब मुझे खोने से नहीं डरता? यही सवाल उसके दिमाग में बार बार घूमने लगते हैं। और यहीं से साइकोलॉजी का असली खेल शुरू होता है। क्योंकि जब आप किसी को मनाना बंद कर देते हो, तब सामने वाले के दिमाग में कई तरह के साइकोलॉजिकल चेंजेस शुरू हो जाते हैं। पहले क्यूरियोसिटी पैदा होती है, फिर ईगो को झटका लगता है, फिर उसे महसूस होने लगता है कि शायद उसने आपको अंडर एस्टिमेट किया था। और कई बार वही इंसान जो पहले आपको इग्नोर करता था, अब अचानक आपको नोटिस करने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझना ज़रूरी है। मनाना बंद करने का मतलब किसी को पनिश करना नहीं है। ये कोई माइंड गेम भी नहीं है। असल में ये एक स्टोइक माइंडसेट है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें अपनी वैल्यू साबित करने के लिए किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जिस इंसान को आपकी वैल्यू समझनी होगी, वो बिना कोशिश के भी समझ लेगा। और जो नहीं समझेगा, उसके लिए आप कितना भी एफर्ट कर लो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर आप किसी को मनाना बंद कर देते हो और समझाना बंद कर देते हो, तो आपको कौन से 6 काम करने चाहिए। ये वही 6 कदम हैं जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बचाते हैं और कई बार सामने वाले को भी बदलने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम, वो पहला बदलाव जो आपको खुद में करना होगा। पार्ट 1, खुद को रोकना सीखो। सबसे पहला और सबसे कठिन कदम, जब आप किसी को मनाना बंद करने का फैसला करते हो, तो सबसे पहला कदम सामने वाले को बदलना नहीं होता। सबसे पहला कदम होता है खुद को बदलना। क्योंकि सच ये है कि जब रिश्ते में कोई दूर जाने लगता है, तब इंसान का पहला इंस्टिंक्ट होता है उसे रोकना। आप मैसेज करते हो, आप कॉल करते हो, आप बार बार समझाने की कोशिश करते हो। आप सोचते हो कि अगर आप उसे समझा दोगे, अगर आप उसे बता दोगे कि वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अक्सर होता इसका उल्टा है। जितना ज़्यादा आप मनाने की कोशिश करते हो, सामने वाला उतना ही इमोशनली दूर होता जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान की साइकोलॉजी ऐसी है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, तो सामने वाले को लगता है कि उसके पास पावर है। उसे लगता है कि चाहे वो जैसा भी बिहेव करे, आप फिर भी उसे छोड़कर नहीं जाओगे। यहीं से रिस्पेक्ट धीरे धीरे कम होने लगती है। इसीलिए पहला कदम है खुद को रोकना सीखना। जब सामने वाला दूरी बनाता है, तो आपको तुरंत रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं है। हर मिसअंडरस्टैंडिंग को उसी मोमेंट क्लियर करना ज़रूरी नहीं है। कई बार सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है कोई रिस्पॉन्स ना देना। ये आसान नहीं होता, क्योंकि इमोशंस आपको बार बार पुश करते हैं कि आप कुछ करो। आपका माइंड आपको कहता है, अगर मैंने अभी बात नहीं की तो वो और दूर चला जाएगा। अगर मैंने उसे नहीं समझाया तो वो मुझे गलत समझेगा। लेकिन यही वो मोमेंट होता है जहां आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना पड़ता है। स्टोइक माइंडसेट यही सिखाता है। स्टोइसिज्म कहता है कि हर सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है। कई बार रिएक्शन रोकना ही असली स्ट्रेंथ होती है। जब आप खुद को रोकते हो, तब 2 चीज़ें होती हैं। पहली, आप इमोशनली काम हो जाते हो। जब आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते, तो आपके इमोशंस धीरे धीरे सेटल होने लगते हैं। आप सिचुएशन को ज़्यादा क्लियर माइंड से देख पाते हो। दूसरी, सामने वाला कन्फ्यूजन महसूस करने लगता है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि आप पहले की तरह उसे मनाने की कोशिश करोगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तो उसके माइंड में क्वेश्चंस पैदा होते हैं। वो सोचने लगता है, ये अचानक इतना शांत क्यों हो गया? ये मुझे मनाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? और यही कन्फ्यूजन क्यूरियोसिटी में बदल जाता है। क्यूरियोसिटी इंसान को ऑब्जर्व करने पर मजबूर करती है। अब सामने वाला आपको इग्नोर नहीं करता, अब वो आपको नोटिस करने लगता है। वो आपकी एक्टिविटीज़ देखता है, वो आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन यहाँ एक और बात समझना ज़रूरी है। खुद को रोकने का मतलब कोल्ड या रूड बनना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप डेस्परेट बिहेवियर बंद कर देते हो। आप नॉर्मल रहते हो, प्लासिड रहते हो, लेकिन आप बार बार वैलिडेशन मांगना बंद कर देते हो।
यही बिहेवियर आपकी रिस्पेक्ट को वापस बिल्ड करना शुरू करता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इमोशनली स्टेबल रहता है तो उसकी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली पावरफुल लगने लगती है। लोग उन लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो खुद पर कंट्रोल रखते हैं। यही रीज़न है कि स्टोइक फिलॉसफी में सेल्फ कंट्रोल को सबसे बड़ी स्ट्रेंथ माना गया है। जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हो तब आप किसी भी रिलेशनशिप में इमोशनली वीक नहीं रहते, और यही पहला कदम है। जब आप खुद को रोकना सीख जाते हो तब आप अगले स्टेप के लिए रेडी हो जाते हो, क्योंकि सिर्फ मनाना बंद करना काफ़ी नहीं है। उसके बाद आपको अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना भी सीखना होगा। अब अगले पार्ट में हम समझेंगे दूसरा कदम, अपनी एनर्जी वापस अपनी लाइफ में लगाना क्यों ज़रूरी है। पार्ट 2, अपनी एनर्जी वापस अपनी लाइफ में लगाओ। जब आप किसी को मनाना और समझाना बंद करते हो तो आपके पास अचानक एक चीज़ वापस आ जाती है, आपकी एनर्जी। पहले यही एनर्जी उस इंसान को मनाने में खर्च हो रही थी। आप सोचते रहते थे कि वो क्या सोच रहा होगा। आप बार बार फ़ोन देखते थे कि शायद उसका मैसेज आया हो। आप अपने वर्ड्स को बार बार एनालाइज करते थे कि कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। ये सब चीज़ें आपकी मेंटल एनर्जी को धीरे धीरे ख़त्म कर देती हैं। और सच ये है कि जब इंसान अपनी एनर्जी का ज़्यादातर हिस्सा किसी दूसरे को खुश करने में लगा देता है तो उसकी पर्सनल ग्रोथ रुकने लगती है। यहीं पर दूसरा कदम आता है, अपनी एनर्जी को वापस अपनी लाइफ में लगाना। जब आप किसी को मनाना बंद करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाली बैठ जाओ। इसका मतलब है कि अब आप अपना फोकस बदल देते हो। अब आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने लगते हो। आप अपने हेल्थ पर ध्यान देते हो, आप अपने करियर पर काम करते हो, आप अपने गोल्स के बारे में सोचने लगते हो। और यही चेंज आपके बिहेवियर को पूरी तरह बदल देता है। पहले आपकी लाइफ का सेंटर वही इंसान था, लेकिन अब आपकी लाइफ का सेंटर आप खुद बन जाते हो। ये चेंज बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो तो आप नेचुरली डेस्परेट बिहेवियर करना बंद कर देते हो। आप हर समय उस इंसान के बारे में नहीं सोचते, आप हर सिचुएशन को रिलेशनशिप के एंगल से नहीं देखते। और यही कामनेस आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। स्टोइक फिलॉसफी भी यही सिखाती है। स्टोइसिज्म कहता है कि इंसान को अपनी हैप्पीनेस को बाहरी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। आपकी हैप्पीनेस आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। जब आप खुद को इम्प्रूव करने लगते हो तो आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगती है। आपको रियलाइज़ होने लगता है कि आपकी लाइफ किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं है, और यही रियलाइजेशन आपकी पर्सनालिटी को बदल देता है। अब सामने वाला भी इस चेंज को नोटिस करने लगता है। वो देखता है कि आप पहले की तरह अवेलेबल नहीं हो। वो देखता है कि आप अपनी लाइफ में बिजी हो, और यहीं से साइकोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट शुरू होता है। इसे वैल्यू शिफ्ट कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति हमेशा अवेलेबल रहता है तो उसकी वैल्यू कम महसूस होती है, लेकिन जब वही व्यक्ति सडनली बिजी और फोकस्ड हो जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ने लगती है। अब सामने वाला सोचने लगता है, ये अचानक इतना बिजी क्यों हो गया, ये अब पहले जैसा अटेंशन क्यों नहीं देता, क्या इसकी लाइफ में कुछ नया चल रहा है। ये क्वेश्चंस उसके माइंड में क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं। क्यूरियोसिटी इंसान को ऑब्जर्व करने पर मजबूर करती है। अब वो आपकी लाइफ को नोटिस करने लगता है। वो देखता है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, और धीरे धीरे उसे रियलाइज़ होने लगता है कि आपकी लाइफ सिर्फ उसके आसपास नहीं घूमती। ये रियलाइजेशन कई बार सामने वाले की ईगो को भी डिस्टर्ब करता है, क्योंकि पहले उसे लगता था कि वो आपकी लाइफ का सेंटर है, लेकिन अब उसे महसूस होने लगता है कि आपकी लाइफ में और भी बहुत कुछ है। और यही मोमेंट रिलेशनशिप डायनामिक को बदल देता है। अब आप चेजिंग नहीं कर रहे, अब आप प्रूविंग नहीं कर रहे, अब आप सिर्फ लिविंग कर रहे हो। और यही बिहेवियर सबसे अट्रैक्टिव होता है। लोग उन लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड और फोकस्ड होते हैं। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात समझनी ज़रूरी है। अपनी लाइफ पर फोकस करना सिर्फ सामने वाले को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं होना चाहिए, ये आपके लिए होना चाहिए। जब आप जेन्युइनली अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते हो तब आप इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनते हो, और यही स्ट्रेंथ आपके रिलेशनशिप्स को भी हेल्दियर बनाती है। क्योंकि जब आप खुद कंप्लीट महसूस करते हो तब आप किसी रिश्ते में डिपेंडेंस लेकर नहीं जाते, आप वहाँ चॉइस लेकर जाते हो। और यही डिफरेंस रिलेशनशिप को पावरफुल बनाता है। लेकिन अपनी एनर्जी को लाइफ में लगाना सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जब आप खुद पर फोकस करना शुरू करते हो तब सामने वाले के माइंड में एक और साइकोलॉजिकल रिएक्शन पैदा होता है। अब उसे महसूस होने लगता है कि शायद उसने आपको अंडर एस्टिमेट किया था, और यही फीलिंग धीरे धीरे उसे आपकी वैल्यू समझने पर मजबूर करती है। अब अगले पार्ट में हम समझेंगे पार्ट 3, जब सामने वाला आपकी असली वैल्यू समझने लगता है।
जब आप किसी को मनाना बंद कर देते हो और अपनी एनर्जी अपनी लाइफ में लगाना शुरू कर देते हो, तब धीरे धीरे रिलेशनशिप की साइकोलॉजी बदलने लगती है। यही वो स्टेज होती है जहां सामने वाला पहली बार आपकी असली वैल्यू को महसूस करना शुरू करता है। जब तक आप हर बार उसे मनाने की कोशिश करते थे, तब तक उसे लगता था कि ये सब नॉर्मल है। उसे लगता था कि चाहे वो कितना भी दूरी बना ले, आप फिर भी उसके पास आ जाओगे। लेकिन जब आप अचानक बदल जाते हो, जब आप पीछे हट जाते हो, जब आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो, तब उसे पहली बार डिफरेंस महसूस होने लगता है। इंसान की साइकोलॉजी में एक रूल होता है, जो चीज़ हमेशा मिलती रहती है उसकी वैल्यू कम महसूस होती है, लेकिन वही चीज़ जब अचानक कम हो जाती है या गायब हो जाती है, तब उसका महत्व समझ में आता है। यही यहाँ भी होता है। पहले आप उसकी लाइफ में हमेशा मौजूद थे, आप उसकी बात सुनते थे, आप उसे इमोशनल सपोर्ट देते थे, आप हर सिचुएशन में उसके साथ खड़े रहते थे। लेकिन जब आप डिस्टेंस बना लेते हो, तब उसे धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि आपकी प्रेजेंस उसकी लाइफ में कितनी इम्पॉर्टेंट थी। ये रियलाइजेशन अचानक नहीं आता। शुरुआत में उसे सिर्फ चेंज दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, उसका माइंड पुरानी मोमेंट्स को याद करने लगता है। इसे साइकोलॉजी में मेमोरी बायस कहते हैं। जब किसी रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ जाता है, तो इंसान का माइंड अक्सर पॉजिटिव मेमोरीज को ज़्यादा याद करता है। वो उन मोमेंट्स को याद करता है जब आप दोनों साथ हंसे थे, वो उन कॉन्वर्सेशंस को याद करता है जो मीनिंगफुल थीं, वो उन सिचुएशंस को याद करता है जहां आपने उसका सपोर्ट किया था। धीरे धीरे उसका माइंड कंपेयर करने लगता है। वो अपनी करंट लाइफ को आपके साथ बिताए हुए मोमेंट से कंपेयर करता है, और यहीं से एक नई फीलिंग पैदा होती है, रिग्रेट। वो सोचने लगता है, शायद मैंने इसे हल्के में लिया, शायद मैंने इसकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया, शायद मैंने इसे अननेसेसरी हर्ट किया। ये थॉट्स उसके माइंड को डिस्टर्ब करने लगते हैं, क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब उसे महसूस होता है कि उसने किसी वैल्यूबल चीज़ को खो दिया है। और यही मोमेंट रिलेशनशिप साइकोलॉजी में बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि अब सामने वाला आपको सिर्फ एक ऑप्शन की तरह नहीं देखता, अब वो आपको एक वैल्यूबल पर्सन की तरह देखने लगता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी होता है। कई बार ईगो अभी भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ होता, इसीलिए सामने वाला सीधे ये एक्सेप्ट नहीं करता कि उसने गलती की है। वो इनडायरेक्ट वेज से कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है, जैसे अचानक मैसेज करना, रैंडम क्वेश्चन पूछना, सोशल मीडिया पर रिएक्ट करना। इन सब एक्शंस के पीछे एक ही रीज़न होता है, वो ये देखना चाहता है कि क्या अभी भी कनेक्शन पॉसिबल है या नहीं। लेकिन यहाँ स्टोइक माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति आपकी वैल्यू रियलाइज करे, तब आपको तुरंत इमोशनल रिएक्शन नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप तुरंत पहले जैसा बिहेवियर दिखाने लगते हो, तो रिलेशनशिप का वही पुराना पैटर्न वापस आ सकता है। स्टोइक माइंडसेट कहता है कि आपको काम रहना चाहिए, आपको सिचुएशन को ऑब्जर्व करना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए कि सामने वाला सच में चेंज करना चाहता है या सिर्फ मोमेंट्री इमोशंस में रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि कई बार लोग सिर्फ गिल्ट या लोनलीनेस के कारण कांटेक्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि रिलेशनशिप सच में हेल्दी हो जाएगा। इसलिए इस स्टेज पर सबसे ज़रूरी चीज़ है क्लैरिटी। आपको खुद से ये पूछना चाहिए, क्या ये रिलेशनशिप पहले हेल्दी था? क्या सामने वाला सच में चेंज करना चाहता है? क्या वही मिस्टेक्स फिर से रिपीट होंगी? जब आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स ऑनेस्टली ढूंढते हो, तब आप बेहतर डिसीजंस ले पाते हो। लेकिन साइकोलॉजी का प्रोसेस यहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जब सामने वाला आपकी वैल्यू समझने लगता है, तब उसके माइंड में एक और पावरफुल इमोशन पैदा होता है, फियर ऑफ लॉस। अब उसे लगने लगता है कि शायद उसने आपको सच में खो दिया है, और यही फियर कई बार उस इंसान को सच में आपकी तरफ वापस आने के लिए मजबूर कर देता है। अब अगले पार्ट में हम समझेंगे, पार्ट 4, जब सामने वाले को सच में लगने लगता है कि उसने आपको खो दिया है। जब क्यूरियोसिटी, ईगो, हर्ट और वैल्यू रियलाइजेशन की स्टेजेस गुजर जाती हैं, तब रिलेशनशिप साइकोलॉजी की चौथी स्टेज शुरू होती है, फियर ऑफ लॉस। यानी सामने वाले के माइंड में ये डर पैदा होने लगता है कि शायद उसने आपको सच में खो दिया है। जब तक आप उसे मनाते रहते थे, तब तक उसे एक सिक्योरिटी महसूस होती थी। उसे लगता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करते रहोगे। लेकिन जैसे ही आप मनाना बंद कर देते हो और अपनी लाइफ में फोकस करना शुरू कर देते हो, तब ये सिक्योरिटी टूट जाती है। और जैसे ही ये सिक्योरिटी टूटती है, इंसान का माइंड तुरंत लॉस की पॉसिबिलिटी को महसूस करने लगता है। इंसान की साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है, लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन का मतलब ये है कि इंसान किसी चीज़ को खोने से ज़्यादा डरता है जितना वो किसी नई चीज़ को पाने के लिए एक्साइटेड होता है।
जब सामने वाले को ये महसूस होने लगता है कि आप सच में उसकी लाइफ से दूर जा सकते हो, तब उसके माइंड में एंग्जाइटी पैदा होने लगती है। अब वो सिर्फ क्यूरियोसिटी से नहीं सोच रहा होता, अब वो इमेजिन करने लगता है कि अगर आप उसकी लाइफ में कभी वापस नहीं आए तो क्या होगा। यहीं से इमोशनल इंटेंसिटी बढ़ने लगती है। अब उसे रियलाइज होने लगता है कि रिलेशनशिप सिर्फ कन्वीनियंस नहीं था, आप उसकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट इमोशनल कनेक्शन थे। लेकिन अब वो कनेक्शन ख़त्म हो चुका है और यही रियलाइजेशन उसके माइंड को डिस्टर्ब करने लगता है। यहाँ एक और साइकोलॉजिकल फैक्टर काम करता है, रिप्लेसमेंट फियर। जब कोई व्यक्ति हमारी लाइफ से दूर हो जाता है तो हमारे माइंड में ये थॉट भी आता है कि शायद वो किसी और के साथ आगे बढ़ जाएगा, यानी कोई और वो रोल ले सकता है जो पहले हमारी लाइफ में था। ये थॉट ईगो और इमोशंस दोनों को डिस्टर्ब करता है। अब सामने वाला सोचने लगता है, अगर उसे कोई और मिल गया तो, अगर वो अब किसी और के साथ खुश है तो, अगर वो सच में मूव ऑन कर गया तो। ये क्वेश्चंस उसके माइंड में बेचैनी पैदा करते हैं। पहले उसे लगता था कि आप हमेशा अवेलेबल रहोगे, लेकिन अब उसे रियलाइज़ होता है कि आपकी लाइफ में भी ऑप्शंस हैं, और यही रियलाइजेशन लॉस का डर और बढ़ा देता है। कई बार यही स्टेज होती है जब सामने वाला अचानक कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने अभी एक्शन नहीं लिया तो शायद कनेक्शन पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी ज़रूरी है। हर इंसान इस स्टेज पर कांटेक्ट नहीं करता। कुछ लोग ईगो के कारण कांटेक्ट नहीं करते, भले ही अंदर से रिग्रेट और लॉस फील कर रहे हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके माइंड में कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। कई बार लोग इंटरनली स्ट्रगल करते हैं लेकिन एक्सटर्नली काम दिखते हैं। स्टोइक फिलॉसफी भी यही सिखाती है कि इंसान के इमोशंस हमेशा विजिबल नहीं होते। कई बार सबसे गहरी फीलिंग्स साइलेंस में छिपी होती हैं। लेकिन अगर आप इस स्टेज पर इमोशनली स्टेबल रहते हो तो आपकी पर्सनैलिटी और पावरफुल हो जाती है, क्योंकि जब सामने वाला देखता है कि आप बिना उसके भी हैप्पी और स्टेबल हो तो उसकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। यहाँ स्टोइक माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिस्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें अपनी हैप्पीनेस किसी दूसरे इंसान के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट बन जाते हो तो आपकी प्रेजेंस नेचुरली अट्रैक्टिव बन जाती है, और यही रीज़न है कि कई बार लोग तब बदलते हैं जब उन्हें महसूस होता है कि अब आप उन्हें खोने से नहीं डरते। लेकिन फियर ऑफ लॉस के बाद भी साइकोलॉजी का प्रोसेस ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जब सामने वाला रियलाइज़ करता है कि उसने आपको खो दिया है, तब उसके माइंड में एक और स्टेज शुरू होती है, सेल्फ रिफ्लेक्शन। अब वो सिर्फ आपको मिस नहीं करता, अब वो अपने बिहेवियर के बारे में भी सोचने लगता है, और यही स्टेज कई बार रिलेशनशिप की डायरेक्शन को पूरी तरह बदल देती है। अब अगले पार्ट में हम समझेंगे, पार्ट 5, जब सामने वाला अपनी गलतियों के बारे में सोचने लगता है। जब किसी रिश्ते में डिस्टेंस आ जाता है और सामने वाले को ये महसूस होने लगता है कि शायद उसने आपको सच में खो दिया है, तब उसके दिमाग में एक नई प्रक्रिया शुरू होती है, सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब है कि इंसान अपने ही बिहेवियर को देखना शुरू करता है। पहले जब आप उसे मनाने की कोशिश करते थे तब उसके पास सोचने का समय ही नहीं था, क्योंकि सिचुएशन उसके कंट्रोल में थी। उसे लगता था कि चाहे कुछ भी हो जाए आप फिर भी रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करोगे। लेकिन जब आप अचानक बदल जाते हो और मनाना बंद कर देते हो, तब पहली बार उसे खामोशी का सामना करना पड़ता है, और खामोशी इंसान को सोचने पर मजबूर करती है। अब वो पुरानी मोमेंट्स को याद करने लगता है, वो उन कॉन्वर्सेशंस को याद करता है जहां आपने अपनी फीलिंग्स बताई थी, वो उन सिचुएशंस को याद करता है जहां आपने रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश की थी। धीरे धीरे उसके माइंड में रियलाइजेशन आने लगता है। वो सोचने लगता है, शायद मैंने इसे हल्के में लिया, शायद मैंने इसकी फीलिंग्स को सीरियसली नहीं लिया, शायद मैंने इसे अननेसेसरी हर्ट किया। यहीं से गिल्ट पैदा होने लगता है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस तब होता है जब इंसान की सोच और उसके एक्शंस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। मान लीजिए सामने वाला खुद को एक अच्छा इंसान मानता है, लेकिन जब उसे रियलाइज़ होता है कि उसके बिहेवियर के कारण रिलेशनशिप टूट गया, तब उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। वो सोचने लगता है, अगर मैं अच्छा इंसान हूँ तो मैंने ऐसा क्यों किया, क्या सच में मेरी गलती थी। ये कॉन्फ्लिक्ट उसे इंटरनली डिस्टर्ब करने लगता है, और इसी डिस्टर्बेंस के कारण वो सिचुएशन को एनालाइज करने लगता है। अब वो रिलेशनशिप को नए पर्सपेक्टिव से देखने लगता है। पहले उसे लगता था कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम सिर्फ आपकी साइड से है, लेकिन अब वो अपनी मिस्टेक्स को भी नोटिस करने लगता है। वो रियलाइज़ करने लगता है कि शायद उसने रिलेशनशिप में उतना एफर्ट नहीं दिया जितना देना चाहिए था।
कई बार उसे ये भी महसूस होता है कि उसने आपके पेशेंस और केयर को फॉर ग्रांटेड लिया था, और यही रियलाइजेशन धीरे धीरे रिग्रेट में बदल सकता है। रिग्रेट एक बहुत पावरफुल इमोशन होता है। जब इंसान रिग्रेट महसूस करता है तब वो अक्सर दो चीज़ों में से एक करता है, या तो वो सिचुएशन को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है या फिर वो सिचुएशन को फिक्स करने की कोशिश करता है। और यही रीज़न है कि कई बार कुछ समय बाद सामने वाला कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो अचानक मैसेज कर सकता है, तुम कैसे हो, काफ़ी समय से बात नहीं हुई, मैं बस ये जानना चाहता था कि तुम ठीक हो या नहीं। ये मैसेजेस कई बार सिर्फ क्यूरियोसिटी से नहीं आते, इनके पीछे रिग्रेट और गिल्ट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ स्टोइक माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के रिग्रेट पर अपनी लाइफ डिपेंड नहीं करनी चाहिए। आपका ग्रोथ किसी दूसरे इंसान के रियलाइजेशन का इंतज़ार नहीं कर सकता। जब आप मनाना बंद करते हो तो असल में आप खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू करते हो। आप अपनी एनर्जी को उन चीज़ों में लगाना शुरू करते हो जो सच में आपकी लाइफ को इम्प्रूव करती हैं। और यही चेंज आपकी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इमोशनली इंडिपेंडेंट बन जाता है तो उसकी प्रेजेंस नेचुरली पावरफुल हो जाती है। लोग उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो खुद के साथ कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन सेल्फ रिफ्लेक्शन के बाद साइकोलॉजी का आखिरी स्टेज आता है, क्योंकि जब सामने वाला अपनी गलतियों को रियलाइज़ करता है तब कई बार उसके माइंड में एक थॉट पैदा होता है, क्या अभी भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं? और यही थॉट कई बार उसे वापस आने की कोशिश करने पर मजबूर करता है। अब अगले पार्ट में हम समझेंगे पार्ट 6, जब सामने वाला सच में वापस आने की कोशिश करता है। जब एक रिश्ता उस स्टेज तक पहुंच जाता है जहां क्यूरियोसिटी, ईगो, हर्ट, वैल्यू रियलाइजेशन, फियर ऑफ लॉस और सेल्फ रिफ्लेक्शन सब हो चुका होता है, तब अक्सर एक आखिरी साइकोलॉजिकल स्टेज आती है, रिकनेक्शन अटेम्प्ट, यानी सामने वाला दोबारा कनेक्शन बनाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ये हमेशा सीधे तरीके से नहीं होता। अक्सर लोग सीधे ये नहीं कहते कि उन्हें आपकी कमी महसूस हो रही है, क्योंकि उनका ईगो अभी भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ होता। इसीलिए कई बार वे इनडायरेक्ट तरीके से वापस आने की कोशिश करते हैं। जैसे अचानक मैसेज आ सकता है, कैसे हो, काफ़ी समय हो गया बात नहीं हुई, अचानक तुम्हारी याद आ गई। कई बार वे सोशल मीडिया पर रिएक्ट करने लगते हैं। आपकी स्टोरी देखना, पोस्ट लाइक करना या किसी फ़ोटो पर कमेंट करना, ये सब छोटे छोटे सिग्नल्स होते हैं। इनका मतलब अक्सर ये होता है कि सामने वाला ये देखना चाहता है कि क्या अभी भी कनेक्शन पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि अब उसके माइंड में एक डाउट रहता है। उसे नहीं पता कि आप अभी भी इंटरेस्टेड हो या नहीं। उसे नहीं पता कि अगर वो कांटेक्ट करेगा तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, और यही अनसर्टेनिटी उसे कॉन्शियस बना देती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी चाहिए, हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होता कि सामने वाला वापस आए। कई बार वो कांटेक्ट नहीं करता, और ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि हर इंसान की पर्सनैलिटी और इमोशनल मैच्योरिटी अलग होती है। कुछ लोग अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर लेते हैं, कुछ लोग ईगो या फियर की वजह से कांटेक्ट नहीं करते, भले ही अंदर से रिग्रेट महसूस कर रहे हों। लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने वाले का बिहेवियर नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप मनाना बंद कर देते हो तब आप सिर्फ सामने वाले को स्पेस नहीं दे रहे होते, आप खुद को भी फ्रीडम दे रहे होते हो। अब आप डेस्परेट बिहेवियर नहीं करते, अब आप वैलिडेशन के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहते, अब आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने लगते हो। और यही चीज़ आपकी पर्सनालिटी को नेचुरली पावरफुल बना देती है। स्टोइक फिलॉसफी भी यही सिखाती है। स्टोइसिज्म कहता है कि इंसान को अपनी हैप्पीनेस को किसी दूसरे इंसान के एक्शंस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। आपका कंट्रोल सिर्फ आपके एक्शंस पर होता है। जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट बन जाते हो तब आपकी प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों पावरफुल हो जाती हैं। और यही रीज़न है कि कई बार लोग तब बदलते हैं जब उन्हें महसूस होता है कि अब आप उन्हें खोने से नहीं डरते। लेकिन अगर सामने वाला सच में वापस आता है तो उस मोमेंट पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्लैरिटी। आपको खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए। क्या ये रिलेशनशिप हेल्दी था? क्या वही मिस्टेक्स दोबारा रिपीट होंगी? क्या सामने वाला सच में चेंज करना चाहता है? अगर आंसर्स पॉजिटिव हैं तो रिकनेक्ट एक नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन अगर वही ओल्ड पैटर्न्स फिर से रिपीट होने वाले हैं तो डिस्टेंस बनाए रखना बेहतर हो सकता है, क्योंकि रियल स्ट्रेंथ सिर्फ किसी को वापस पाने में नहीं होती, रियल स्ट्रेंथ होती है खुद को खोने से बचाने में। जब आप खुद को रिस्पेक्ट देना सीख जाते हो तब आपकी लाइफ के रिलेशनशिप्स भी ऑटोमेटिक ही बेहतर होने लगते हैं। और यही इस पूरी साइकोलॉजी का सबसे बड़ा लेसन है।
तो अब आपने समझ लिया कि अगर आप किसी को मनाना और समझाना बंद कर देते हैं तो रिलेशनशिप की साइकोलॉजी कैसे बदलती है। सबसे पहले क्यूरियोसिटी पैदा होती है, फिर ईगो को झटका लगता है, फिर सामने वाला आपकी वैल्यू समझने लगता है, उसके बाद फियर ऑफ लॉस पैदा होता है, फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन शुरू होती है और कई बार आखिर में वही इंसान वापस कनेक्शन बनाने की कोशिश भी करता है। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सामने वाले की रिएक्शन नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट और ग्रोथ। जब आप खुद की लाइफ पर फोकस करना शुरू करते हैं, जब आप इमोशनली स्ट्रांग बन जाते हैं, तब आपकी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाती है और यही स्टोइक माइंडसेट का असली मतलब है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप ऐसे ही रिलेशनशिप साइकोलॉजी, स्टोइक माइंडसेट और इमोशनल स्ट्रेंथ से जुड़े डीप टॉपिक समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए क्या आपने कभी किसी को मनाना बंद किया है और उसके बाद क्या चेंज आया। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ।